और कुछ नए डेफिनेशंस ये सब देखोगे आप। बहुत इजी सेक्शन है, एग्जाम में अगर आया तो इसके क्वेश्चन नहीं छोड़ने। एग्जाम में अगर ये चैप्टर से कुछ भी आया तो इसके क्वेश्चन नहीं छोड़ने, चाहे भले ही सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ये सबके क्वेश्चन अपने से ना हो, ठीक है। बस इसको हीट एंड थर्मो अपने को पक्का करना है। सो अब मैंने आपको बताया था रेडिएशन। व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन इज अ मेथड, ठीक है, एक मेथड है जिससे, या एक मोड है जिससे हीट ट्रांसफर होता है। तीन तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। रेडिएशन में कोई मीडियम नहीं चाहिए रहता। तो अब प्रीवोस्ट ने क्या बोला? प्रीवोस्ट ने बोला कि कोई भी बॉडी है वो सारे टेम्परेचर्स पे, एनी बॉडी एट ऑल टेम्परेचर्स, ठीक है, इमिट भी करती है और इमिट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती, ठीक है। एक बार रिवाइज करो जरा। एक सेकेंड, कॉल आ गया। चलो, अब उसने ये कहा, बंदे ने ये कहा कि यार हर बॉडी हर एक टेम्परेचर पे इमिट करती है रेडिएशंस और एब्जॉर्ब भी करती है, चाहे उसका टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ भी हो, ठीक है। ये एक बेसिक सी चीज थी। ओके, अब ये चीज देखी अपन ने। अच्छा, इसमें क्या देखा मैंने कि यार जब टी, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है तो बॉडी बहुत कुछ इमिट करती, तो बॉडी बहुत कुछ इमिट करती और एब्जॉर्ब भी करती, बट एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम होता है, तो इमिशन इज ग्रेटर देन एब्जॉर्प्शन। फिर नेक्स्ट में क्या बोला? नेक्स्ट में बोला कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो बॉडी रेडिएशंस एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी, बॉडी रेडिएशंस एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी और इमिट कम करेगी। यहां तक सबको क्लियर है? इससे आगे बढ़े, यहां तक सभी को क्लियर है? आगे बढ़ जाए। ओके, वेरी गुड। अब एक और दो तीन अंकल आते हैं, और ये जो एब्जॉर्प्शन और था ना, इसी के ऊपर एक और बंदा आता है, इनका नाम है स्टीफन। एक एक सेकेंड, कुछ लिखिए। स्टीफन स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन। स्टीफन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। अब एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है जो प्रिवोस्ट ने चीजें दी थी, ठीक है, कि भाई रेडिएशन एब्जॉर्ब भी हो रहा और इमिट भी हो रहा। उसने इसको एक बेटर रूल दिया, फिर बोल्ट्जमैन ने उसको प्रूव भी कर दिया। तो क्या बोला, इन दोनों के नाम पे है ये, एक ने दिया था और एक दूसरे बंदे ने प्रूव कर दिया उस चीज को। बोला all the bodies all the bodies at all temperature at all the bodies at all temperature emit out heat energy, emit out
heat energy per unit unit area per unit area per unit time which is proportional to the fourth power of the absolute temperature of the body। ठीक है, ये चीज बोली। इसने क्या बोला, बंदे ने क्या बोला, ये बोल रहे हैं कि जो कि हर एक टेम्परेचर पे जो बॉडी इमिट करती है, हीट इमिट करती है, उसका हीट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। फिर एक और चीज बोली, एट द सेम टाइम the body absorbs at the same time the body absorbs heat from the surrounding which is proportional to the fourth power of the temperature of the surrounding ठीक है। इन्होंने बोला कि जो भी बॉडी इमिट करती है और एब्जॉर्ब करती है वो किससे प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर से। तो देखिए, हीट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, एट द सेम टाइम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब per unit area per unit time is proportional to the fourth power of the surrounding का टेम्परेचर। ये बात क्लियर है? ये इन दोनों ने थ्योरी दी, यहां तक छाप लो। जो एनर्जी इमिट हो रही है वो प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर बॉडी के टेम्परेचर से। जो एब्जॉर्ब हो रही है ये एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। व्हाट इज दिस, सराउंडिंग का टेम्परेचर। व्हाट इज दिस, दिस इज सराउंडिंग टेम्परेचर। व्हाट इज T1, सराउंडिंग का टेम्परेचर। व्हाट इज T1, टेम्परेचर of body। What is T1? This is temperature of body। This is temperature of the body। ये absorption हो रहा है, ये emit हो रहा है। E लेटर emit के लिए, A लेटर absorption के लिए। एकदम सिंपल सा है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक, तो देखिए क्यू नेट लिख लेते हैं।
यहां तक हुआ तो क्यू नेट पे जाते हैं। देखिए क्यू नेट, क्यू नेट क्या होगा, क्यू, ये हो गया क्या पिछला वाला पेज, हो गया ना। सो अब देखिए, अगर कोई बॉल है उसका टेम्परेचर इतना है, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो वो इमिट भी कर रहा है और वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है। क्यू ए एब्जॉर्ब भी है, क्यू ई इमिट भी कर रहा। अगर T1 बड़ा है तो इमिशन ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है। अगर T1 ज्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग से, तो नेट क्या हो रहा है, इमिशन ज्यादा। क्यू नेट क्या है, इमिशन ज्यादा होगा। तो अब ये देखिए क्यू नेट बाय ए डी टी इज इक्वल्स टू क्या होगा, दिस क्यू ई, ठीक है, क्यू ई बाय ए डी टी माइनस क्यू ए बाय ए डी टी। अच्छा ये बताओ, ये चीज किससे प्रोपोर्शनल थी, ये टेम्परेचर के फोर्थ पावर से प्रोपोर्शनल थी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्यू नेट बाय ए डी टी इज प्रोपोर्शनल टू T1 की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ क्यू नेट की वैल्यू आ गई, सॉरी क्यू नेट इज इक्वल्स टू ए डी टी T1 पावर 4 माइनस TS पावर 4। तो क्यू नेट इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट आएगा, सिग्मा ए डी टी T1 पावर 4 माइनस TS पावर। एक और कांस्टेंट जुड़ेगा, वो बाद में बताऊंगा, वो कांस्टेंट कब जुड़ेगा। ठीक है, ये जो है सिग्मा, ये है स्टीफन कांस्टेंट। क्या है ये, स्टीफन कांस्टेंट। क्या वैल्यू है, 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 वॉट मीटर स्क्वायर केल्विन पावर। अब आपको इसका डायमेंशन बताना, डायमेंशन बताओ, समझ में आएगा प्रूफ। इमिशन बॉडी के फोर्थ पावर, एब्जॉर्प्शन सराउंडिंग के फोर्थ पावर, क्यू नेट जो है वो ए डी टी, सिग्मा ए डी टी T1 पावर 4 माइनस TS पावर 4। बताओ सिग्मा का, मोस्टली तो दी रहती है कांस्टेंट की वैल्यू, और हट जाए तो बहुत बढ़िया। ये तो एकदम सिंपल है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो 5 6 7 8, 5 6 7 8। जमाने में मस्त गाना चला था ये, 1 2 3, पूरे 10 तक गिनती सिखा दी लोगों को। 5 6 7 8, डायमेंशन निकालो ही, नई फिजिकल क्वांटिटी, तो इसका डायमेंशन स्टीफन कांस्टेंट।
फटाफट निकालो भाई, डायमेंशन तो पूछ रहा हूँ, सही निकालो यार, एक बार वापस क्रॉस चेक करो, डायमेंशन सही निकालो। देखो यहाँ पे Q है, एनर्जी है, एरिया है, टाइम है T, और टेम्परेचर का पावर 4। तो टेम्परेचर का पावर 4 है, तो ये ml, ये कटेगा, एनर्जी है ये, इतना आ रहा है, T की पावर -3, K की पावर -4, ये आ रहा है, मैच करा लो, अगर नहीं आ रहा तो कहीं गलती करी है। दिस इज स्टीफन कांस्टेंट। ठीक है, गार्गी चेक कर लेना, कशिश, प्रियांशु, पूरव का सही है, कबीर का सही है, अमोक का सही है, समृद्धि का सही है, प्रियांशु का सही है, सोनी का सही है, ऋषि का नहीं, निकुंज का सही है। भाई ये है, इसको घर पे ट्राई करना, घर पे ट्राई करना। अरे टेम्परेचर का पावर 4 समझ में आता, एरिया एल स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी तो एल स्क्वायर है, कट जाएगा सब। हीट सिग्मा, क्या करें भगवान, डीटी, टेम्परेचर का पावर 4, तो एनर्जी होता है ml² T-2 सिग्मा L² T, केल्विन का पावर 4, m T-2 T। चलो ठीक है। अच्छा, अब इस पे किस टाइप के सवाल आते हैं, एकदम सिंपल सिंपल। अच्छा, ये ए क्या है, यहाँ पे ये जो ए है ये क्या है, Q इज इक्वल्स टू, Q नेट की बात हो रही है ना बेटा, Q नेट इज सिग्मा ए, एक कांस्टेंट और आता है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। इसको है ना, ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट कंप्लीट। एक और कांस्टेंट है, वो बताएंगे थोड़ी देर बाद। दिस इज सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, जहां से हीट निकल रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है स्टीफन कांस्टेंट, ये सराउंडिंग, ये बॉडी का टेम्परेचर, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर। ठीक, सो इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो देखते हैं। इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो देखते हैं।
a sphere of radius 12 centimeter radiates power of 450 watt at temperature 500 Kelvin. ठीक है? If radius is half, if radius is half and temperature is double, temperature is doubled, what is the new power radiated? नया पावर रेडिएटेड कितना होगा? देखिए एकदम सिंपल है, 12 सेंटीमीटर का है, स्फीयर है, रेडियस 12, तो वो रेडिएट करता है इतना, और उसका टेम्परेचर कितना है? उसका टेम्परेचर है 500 केल्विन। अगर रेडियस को हाफ कर दिया, टेम्परेचर को डबल कर दिया, तो कितना पावर रेडिएट होगा? पावर क्या होता है? पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम ना। ये एक स्पीयर है, तो ये स्पीयर के जितना भी एरिया है, सरफेस एरिया है, उस सारे पार्ट से रेडिएशन निकलेगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस ये 2D है तो नहीं नहीं, 3D है ये स्ट्रक्चर। जैसे सूरज है अपना, सूरज ऐसे ही है क्या? सिर्फ अर्थ के साइड है तो अर्थ के साइड ही हीट दे रहा है, रेडिएशन दे रहा है? वो पूरे एंटायर जो भी अपना सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी है, सब जगह रेडिएशन दे रहा है। जिसकी इच्छा जितनी वो ले लेगा, वो तो भाई देगा, ठीक है। अब वो प्लैनेट्स पे डिपेंड करता है वो कितने लेंगे, हर एक डायरेक्शन में भेजता रहता है अपने रेडिएशन। नहीं समझ में आ रहा? ऑप्शन दो। वेरी गुड अक्षय, कबीर, सोचो 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 सोचो। दो लोगों का आ गया, बाकी जनता भी निकाल सकती है। आप लोग भी निकाल सकते हो, फटाफट निकालो।
चलो वेरी गुड, कई बच्चों का सही आया है, वेरी गुड, शाबाश। चलो अब मैं सॉल्व कर देता। देखिए Q बाई डी टी, क्या ये प्रोपोर्शनल है एरिया इंटू जो भी इमिट करी गई है ना, इमिट करी गई, रेडिएट्स, रेडिएट्स मतलब इमिट कर रहा है, रेडिएट्स मतलब इमिट कर रहा है, ये बॉडी की पावर 4। अच्छा व्हाट इज हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर। तो पहले का पावर किस पे है, पहले वाले बॉडी के एरिया के और टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। दूसरे वाले बॉडी का पावर कितना रेडिएट करेगा, उसके एरिया पे और उसके टेम्परेचर के पावर 4 पे डिपेंड करेगा। तो अपन रेशियो निकाल लेंगे, P1 बाई P2 is equals to A1 T1 पावर 4 A2 T2 पावर 4। ठीक है, पहले में कितना रेडिएट किया, दूसरा वाला निकालना है, एरिया कितना है, ठीक है 12 सेंटीमीटर, फिर रेडियस क्या कर दिया, हाफ कर दिया, टेम्परेचर क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो 4 बाई रेडियस का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 4 पाई, रेडियस को हाफ कर दिया, टेम्परेचर कितना था 500 केल्विन का पावर 4, टेम्परेचर नीचे क्या कर दिया, डबल कर दिया, मतलब 1000 की पावर 4। 4 पाई कट गया, ध्यान से देखो तो अगर ये हो जाएगा 12/6 पावर 2, क्या मैं बोलता हूँ 2 की पावर 2, और ये कितना हो जाएगा, कोई गड़बड़ कर दी क्या, देखो जरा, ये देखो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, बेटे डिवाइड होगा ना, तो दिस इज दिस एंड दिस इज P2। अच्छा ये कितना होगा, ये 2 की पावर 2 ऊपर है, 2 की पावर 4 नीचे है, ये कटेगा और मुझे बचेगा सिर्फ 2 की पावर 2 दैट इज 4, 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो P2 कितना आया, P2 इज 4 इंटू 750, कितना आया 1800, कितना आया 1800, सी ऑप्शन। चमका क्या, जिसका गलत हुआ, जैसे Q बाई टी था ना, व्हाट इज Q बाई टी, Q बाई टी इज पावर, ठीक है, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन लेते क्या, देखो फटाफट। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, एक स्टार ए है, एक स्टार बी है, ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि पावर पावर ऑफ ए इज
10,000 times the power of b. Power of a is 10,000 times the power of b. ठीक है, और दूसरा बोला है टेम्परेचर ऑफ ए is 6,000 Kelvin and temperature of B is 2,000. ठीक है, ओके कुछ गड़बड़ कर दिया। हाँ एक सेकेंड जस्ट उल्टा कर लो इसको। इसका 2,000 है, इसका जो है 6,000 है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। एक स्टार मतलब सूरज समझ में आ रहा है ना, सूरज भी एक स्टार ही है। अब ये क्या कर रहा, ये क्या रेडिएशन कर रहा है, ठीक है। उसने बोला कि यार ए और बी को कंपेयर किया, ए की पावर जो है वो कितना है, वो 10,000 टाइम्स ज्यादा है बी के, और ए का टेम्परेचर है, सरफेस एरिया का टेम्परेचर जो सरफेस है उसका टेम्परेचर है 2,000, बी का टेम्परेचर है 6,000। आपको बोला है कि उनके रेडियस का रेशियो बताओ, फाइंड करो। पावर पूछा था पहले वाले में, क्या पूछा था, पावर का रेशियो निकाला था, एरिया पता था, रेडियस पता थे और टेम्परेचर पता थे। अब मैंने यहाँ पे अलग चीज कर दी, सोचो जरा। रेडियस ऑफ ए बाय रेडियस ऑफ बी। रेडियस ऑफ ए स्टार ए और स्टार बी का रेडियस बताइए। स्टार ए स्टार बी का रेडियस बताओ। कबीरा ने कुछ आंसर किया, ओह माय गॉड, हर्ष का आंसर सही आया, वेरी गुड हर्ष, फाइनली। कबीरा गलत हो गया, वापस करो। सार्थक का सही है, प्रियांशु का गलत हो गया, विदुषी का गलत हो गया, पूरव का सही है, कबीर का सही है। बाकी जनता निकालो भाई। प्रियांशु क्या कर रहा है, वापस सही करो प्रियांशु, जल्दीबाजी मत करो, 2 बार गलत कर दिया। ओह माय गॉड, श्रेया गलत हो गया। अक्षय का सही है, रिद्धि मिताली श्रावणी शर्वरी अमोघ, आंसर करो बेटा। नैतिक का सही आया, वेरी गुड नैतिक। ईशान, सोनी, साची, राधा, ध्रुवी, कशिश, आर्या। अरे करो यार फटाफट, इतना चिंदी सवाल है, रेशियो निकालना है। नमन का सही है, ऑप्शंस दो क्या, 300/1, 600/1, 900/1, 1200/1। ओ मल्हार का सही है, शाबाश। सौरभ, कुंज, ए स्क्वायर, प्रियांशु सही करो। क्या यार तुम लोग, पावर ऑफ ए अपॉन पावर ऑफ बी इज एरिया ऑफ ए, टेम्परेचर ऑफ ए पावर 4 अपॉन एरिया ऑफ बी इंटू टेम्परेचर। बस ये चीज करी थी, रेडिएट पूछा था। ए का पावर कितना है,
10 की पावर 4 टाइम्स ज्यादा है उससे। रेडियस क्या हो जाएगा 4 पाई आर ए का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर बी का होल स्क्वायर। व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ ए 2000, ये 6000 पावर 4 सब गया, 3 बचा, ये भी गया। दिस इज 1/3 की पावर, गड़बड़ कर दी क्या? ठीक है, तो निकाल लेना आर ए बाई आर बी इज 2 की पावर 2 3 की पावर 2 बाई 900 है। ये आ गया सभी को? आर ए बाई आर बी इज, अब बेटा वो आपसे है ना, देखो सरफेस के टेम्परेचर्स हैं उनका रेशियो निकलवा सकता है, पावर देके कुछ और निकलवा सकता है, बस सिंपल सा रिजल्ट है स्टीफन बोल्ट्जमैन वाला। ठीक है, अब ये क्या है, ये कितना रेडिएट किया, ठीक है, उसकी बात हो रही है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है ना, प्योर प्योर डेफिनेशंस है, प्योर डेफिनेशंस है। अब आपको ये डेफिनेशंस थोड़ा सा समझना है। प्योर डेफिनेशंस है, ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है नीट में और जेई में, डायरेक्ट क्वेश्चंस है इस फॉर्मूले पे, इस रिजल्ट पे। आपको अपने बुकलेट में भी बहुत सारे मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, नाउ हम लोग कुछ चीजों की बात करेंगे, ध्यान से देखिए। अच्छा, जो रेडिएशंस होती है ना, रेडिएशंस, व्हाट आर रेडिएशंस? रेडिएशंस आर वेव्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जनरली इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती हैं ये। जैसे अपना सूरज देखो हर टाइप की रेडिएशन देता, तो वैसे ही जैसे लाइट में चीजें सब वैलिड है, वैसे ही जो रेडिएशंस है उन उसको भी लाइट कंसिडर करके सारी चीजें वैलिड होती हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन क्या है, जरा देखो बेटा। ये एक सरफेस है, ठीक, और इस सरफेस पे ये क्यू हीट इंसिडेंट हुआ, ठीक है, ये क्यू हीट इंसिडेंट हुआ। अब ये कोई एक सरफेस है, कुछ भी, कोई भी चीज हो सकती है, जैसे अपना उसमें होता था पानी का सरफेस है, लाइट गिरी, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें कुछ रेडिएशंस वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ ये जो सरफेस है उसको एब्जॉर्ब मार ले रहा है, और कुछ रेडिएशंस आके वापस बाहर निकल जा रही, दिस इज ट्रांसमिटेड। जैसे एक ग्लास, ग्लास का सरफेस है, ठीक है, एकदम मोटा ग्लास है, जो ग्लास जैसे अपने जो पानी पीने के लिए कांच के ग्लास होते हैं ना, वो सब, तो उसके अंदर जनरली जैसे लस्सी वस्सी पी रहे हैं, ठीक है, मिरिंडा थम्स अप पी रहे हैं, तो उस वाले ग्लास को बाहर रख दो, तो वो क्या करेगा, वो हीट, कुछ कुछ हीट अमाउंट ऑफ रेडिएशन खुद भी ले लेगा, एब्जॉर्ब भी कर लेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब भी कर लेगा, कुछ रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ ट्रांसमिट कर देगा। तो जो भी आपने क्यू इंसिडेंट कराया, दिस इज क्यू इंसिडेंट, this is equals to q reflected, this is q absorbed
and this is Q transmitted. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब सबको Q इन से डिवाइड मार, डिवाइड मार दिया तो ये क्या है, A R A and this is T. This is fraction, ठीक है। रिफ्लेक्टेड का फ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन का फ्रैक्शन और ट्रांसमिटेड का फ्रैक्शन। चमक रहा है, ये चीज चमकी क्या? reflecting, this is reflecting power, this is absorption power, this is transmission. ये क्या है? ट्रांसमिशन। ठीक, जो भी रेडिएशन से इंसिडेंट हुई, बॉडी उसको रिफ्लेक्ट करती, एब्जॉर्ब करती और कुछ ट्रांसमिट भी कर देती, आर पार निकाल देती। इतना क्लियर? ओके। इसके बिहाफ पे अपन ने बॉडीज को क्लासिफाई किया है। कैसे क्लासिफाई किया है? विल स्टडी नाउ। झालं का? थम्स अप द्या, थम्स अप। यश जयसवाल साला, आर्या, कबीरा, जिनाव, सौरभ, युग, विदुषी, नमन। चलो ठीक है, ध्रुवी, कशिश, प्रियांशु। ओके, तो अब बेटा ध्यान से समझना, मेरे पास में रैट है, RAT, रैट, चूहा। रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन इज इक्वल टू 1। अगर किसी बॉडी का इफ, है ना, इफ R इज इक्वल टू 0, बॉडी रिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं करेगी, मतलब कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं करेगी, ना ही कुछ ट्रांसमिशन करेगी, करेगी तो सिर्फ एब्जॉर्प्शन करेगी। ऐसी बॉडी को बोलते हैं, मतलब देखो आपका हीट इंसिडेंट हुआ, जो भी हीट इंसिडेंट हुआ, इस बॉडी ने क्या किया? सब हजम कर लिया, जो भी दिया सब हजम कर लिया। इसको बोलते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी। बात समझ में आ रही? जो भी दिया सब हजम कर गया, सब कुछ एब्जॉर्ब कर गया, तो ये है ब्लैक बॉडी। ठीक है, इजी है, समझ में आ गया? ओके, ब्लैक होल से कंफ्यूज मत करना, ये हीट की बात हो रही। ठीक, सो अगर अगर रिफ्लेक्शन 1 है, मतलब ना ही कुछ एब्जॉर्ब कर रहा, ना ही कुछ ट्रांसमिट कर रहा, जो मिल रहा सब कुछ लौटा दे रहा। ठीक है, ऐसा कुछ मिला तो बोला मेरे को नहीं चाहिए, दुनिया में बांट दिया। ठीक है, तो ये होता है
परफेक्ट, ओ सॉरी एल आ गया, इसको बोलते हैं परफेक्ट रिफ्लेक्टर, या इसको बोलेंगे व्हाइट बॉडी। क्या बोलते हैं? व्हाइट बॉडी। एक ब्लैक बॉडी, दूसरी व्हाइट बॉडी। परफेक्ट रिफ्लेक्टर मतलब जो भी आई सब कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। इतनी बात क्लियर? एब्जॉर्ब भी कर नहीं रहा, जो भी मिला सब कुछ ट्रांसमिट कर दिया। एब्जॉर्ब नहीं किया ना ही रिफ्लेक्ट किया, मिला पीछे से निकला दिया। ठीक है, दिस इज परफेक्ट ट्रांसमीटर। दूसरी साइड भेज दिया। रिफ्लेक्शन अलग चीज है, ट्रांसमिट करना अलग चीज है। ब्लैक बॉडी ये अपने को समझना है, ब्लैक बॉडी जितनी रेडिएशन दो उतनी ले लेगा। क्लियर है इतना? अब दो तीन डेफिनेशन और है, अगेन सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा दिमाग मत लगाना अपना, जो एज इट इज डेफिनेशन आती है वो डेफिनेशन अपने को करनी है। ओके, सो वी हैव तीन डेफिनेशन देखनी है। एब्जॉर्प्टिव पावर, जो अभी एब्जॉर्प्शन पावर किया था वैसा ही है। एब्जॉर्प्टिव पावर स्मॉल ए क्या है? ए इज एब्जॉर्ब, लिखे एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर of a body is defined as the fraction of incident radiation is defined as the fraction of incident radiation that is absorbed by the body। ठीक है, तो ये क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब ऑन एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन एनर्जी इंसिडेंट ए स्मॉल ए।
ठीक है, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी। फिर एक है इमिसिव पावर, इसको अपन कैपिटल ई से डिनोट करें। क्या है? दिस इज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया along the normal to the area, along the normal to the area is known as emissive power। स्पेलिंग देख लेना भाई, emissive power, ठीक है। दिस इज emissive पावर, इसको डिफाइन किया जाता है रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। E is not dimensionless, इसका तो डायमेंशन नहीं था, बट E का डायमेंशन है। एब्जॉर्प्टिव पावर का डायमेंशन नहीं है, इमिसिव पावर का डायमेंशन है। इमिसिव पावर का डायमेंशन है, डेफिनेशन है, बस रट के छोड़ दो। ठीक, अच्छा एक लास्ट डेफिनेशन है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। ये क्या होती है, जरा ध्यान से देखिए, छाप लिया सभी ने? ओके, वी आर हैविंग spectral emissive power, spectral emissive power। what is spectral emissive power? E लैम्डा से डिनोट होता है, ध्यान से सुनना, बेसिक से डेफिनेशन है यार। ये देखो, एक ऐसा ही एक स्फीयर लटका हुआ है, ठीक है, और इससे बहुत सारी रेडिएशंस निकल रही है बेटा, बहुत सारी रेडिएशंस निकल रही है। अच्छा, जो रेडिएशंस निकल रही है उनका वेवलेंथ सबका अलग अलग होगा, उन सबका वेवलेंथ अलग अलग होगा। जैसे मैं आपको इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, ये देखिए, दिस इज
एनर्जी E2, ये एनर्जी है E3, ये एनर्जी है E1। ब्लैक रेडिएशन जो है इन सबका लैम्डा लैम्डा 1 है, वेवलेंथ लैम्डा 1 है। ग्रीन वाले के सभी का वेवलेंथ लैम्डा 2 है और रेड वाले सभी का लैम्डा 3 है। ध्यान से सुनिएगा। अगर अगर मुझे देखिए लैम्डा 1 के कितने वेव्स हैं? 3 वेव्स हैं। लैम्डा 2 के कितने हैं? 2 वेव्स है। नॉट 2 3 इतने कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ मैंने बताने के लिए आपको ये बता दिया कि यार इसके 4 वेव्स है। अब इन सबकी एनर्जी होती है, एनर्जी क्या होती है? एच सी बाय लैम्डा, आपको पता है एनर्जी एच सी बाय लैम्डा। तो अगर लैम्डा सबका डिफरेंट है तो सबका एनर्जी डिफरेंट होगा क्या? ये 3 जो है ब्लैक वाली, इन सबका अलग अलग है और इनके सबके कितने टोटल कितने हैं? 3। इसे ग्रीन वाले कितने हैं? ग्रीन वाले के इंडिविजुअल के सेम एनर्जी है बट ओवरऑल इनकी टोटल सम E2 हो जाएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं? एक इमिसिव पावर डिफाइन कर रहे हैं, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ई लैम्डा। ये क्या बोलता है कि जिस भी लैम्डा पे आपकी एक पर्टिकुलर, जैसे एक इसका यूनिट है कुछ, ठीक है, मान लीजिए इसका 1 कुछ है, तो ऐसे 1 1 टोटल 3 ईवी हो गया फॉर एग्जांपल। इसका 2 है तो टोटल 2 इंटू 2 4 हो गया। तो इन सबकी टोटल एनर्जी निकालनी होगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी। आप इंटीग्रेट कर दीजिए ई लैम्डा डी लैम्डा 0 से लेके इंफिनिटी तक। लैम्डा की वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक कर दीजिए और उसका पर्टिकुलर उस लैम्डा पे ई लैम्डा क्या है? व्हाट इज ई लैम्डा? एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव, मतलब जो निकली आपकी, जो पर्टिकुलर एक वेव निकला, एक रेडिएशन निकला, उसका एनर्जी है। ठीक है, सो ये चीज है। बस इसको आपको लिख लेना है, इसके प्रॉब्लम देखेंगे तो चीजें थोड़ी सी और ज्यादा बेटर क्लियर होंगी आपको, और ज्यादा बेटर चमक जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज एनर्जी। एक एक वेव का एनर्जी सभी लैम्डास को इंटीग्रेट करने पे अपने को टोटल एनर्जी मिलता। इसका डेफिनेशन बहुत इजी सा है, वो लिखे। लिखे इमिसिव पावर, इमिसिव पावर, emissive power per unit wavelength, per unit wavelength range at wavelength at wavelength lambda is known as spectral emissive is known as spectral emissive power। ठीक है, E lambda। ठीक है, here capital E is the total emissive power। ठीक है, और ये ऐसे रिलेटेड है, टोटल पावर, इंडिविजुअल वेवलेंथ का पावर, इंडिविजुअल वेव है उसका एनर्जी इनटू डेल्टा लैम्डा, और उन सबको अपन इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा ये सिंपल सा रिजल्ट। ई लैम्डा डी लैम्डा इंटीग्रेट कर दो, आपको दिया। Emissive power per unit wavelength range at wavelength lambda is known as spectral emissive power। बस इतना छाप लो, बस हो गए, ये दो ही डेफिनेशन थे।
बस हो गया हो गया हो गया। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ जाओ आगे। अब रेडिएशन कर्व्स और ये सब अपन देखेंगे। अच्छा ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसके। सो बेटा अगर पहले ब्लैक बॉडी बता दोगे थोड़ा सा और? किरचॉफ किरचॉफ रूल बाद में बताता, पहले ये देखो रेडिएशन कर्व जो है, रेडिएशन कर्व देख लेते हैं अपन। रेडिएशन कर्व कैसा होता है? ये वाला कई बार आपने देख रखा है इसको, ऐसा। दिस इज रेडिएशन कर्व, दिस इज लैम्डा, दिस इज ई लैम्डा। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है? देखिए, आप कोई भी वेवलेंथ लीजिए, आप कोई भी वेवलेंथ लीजिए, कोई भी लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, कुछ भी लीजिए, आपको उसके करस्पॉन्डिंग एक रेडिएशन मिलेगा जो कि इमिट किया गया है। एक ऐसा रेडिएशन मिलेगा जो कि पर्टिकुलर वेवलेंथ होल्ड करता है और उसकी एनर्जी यहाँ पे। तो अगर एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? एरिया अंडर कर्व क्या होगा? व्हाट इज एरिया अंडर कर्व? इंटीग्रेशन, याद करो, ई लैम्डा डी लैम्डा, छोटा सा डी लैम्डा लो, कैलकुलस में कराया था, एरिया अंडर द कर्व निकालना है, दिस इज डी लैम्डा, छोटा सा ई लैम्डा लो, डी लैम्डा लो, और यहां से 0 से लेके इंफिनिटी तक इसको इंटीग्रेट कर। एरिया अंडर द कर्व इज दिस, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द टोटल एनर्जी। रेडिएशन कर्व का एरिया अंडर द कर्व मेरे को टोटल एनर्जी देगा। अपने को टोटल इमिसिव पावर, टोटल कितनी इमिट हुई पावर वो निकालना है, तो इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल। क्या निकाल लो? इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल, इसका एरिया अंडर द कर्व निकालो, यू विल गेट द टोटल। ठीक है, अच्छा अब यहां पे कुछ मैक्सिमम आया, यहां पे कुछ मैक्सिमम आया, दिस इज lambda where max emissive power is emitted। एक पीक होगा इस कर्व का, उसको बोलेंगे लैम्डा है। इस बॉडी का कुछ टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर बॉडी का मान लीजिए T1 है। ठीक है, तो इस पे जो मैक्सिमा आता है वो लैम्डा m से डिनोट कर। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर है T1, बॉडी रेडिएट कर रही है, जैसे ये वाली बॉडी रखी हुई थी ना अपन ने, ये मान लीजिए इसका टेम्परेचर T1 है, तो ये रेडिएट कर रहा। अब अपने को एक ऐसा वैल्यू ऑफ लैम्डा है जिसपे एक मैक्सिमम एनर्जी इमिट होती है, दैट इज लैम्डा एम। ठीक है, ये ग्राफ लिखना है आपको और इसके कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, डायरेक्ट पॉइंट्स पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगेन प्योर थ्योरेटिकल चीज है ये, डेफिनेशंस यही सब कर रहे हैं।
इस ग्राफ से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नजर आ रहे हैं? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरिया अंडर द ई लैम्डा डी लैम्डा कर्व will give you the total emissive power. This is total. तो पहला पॉइंट लिखेंगे, एरिया अंडर द रेडिएशन कर्व, area under the radiation curve, that is E lambda versus lambda, gives us the total emissive power. क्या देता है अपने को? टोटल emissive power. Second, the energy emitted is small or very short and long wavelength. देखिए एकदम सिंपल सा पॉइंट बताया गया है। क्या पॉइंट बताया गया है कि देखिए जब लैम्डा छोटा है, यहाँ पे लैम्डा बहुत बड़ा है, यहाँ पे जो एनर्जी इमिट करी गई है ये वाली बहुत छोटी होंगी। For short and long wavelength the energy emitted out is very small. ठीक है, 2 पॉइंट्स लिख लो। रेडिएशन कर्व है, ये रेडिएशन कर्व अपन ने बहुत बार कर रखा है, ऐसे सिमिलर कर्व कर रखे हैं। बेल शेप होता है, बेल शेप। फटाफट छापो बेटा, एकदम सिंपल है। एक बार वापस घर पे रीड करने की कोशिश करना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। वेट करो, अभी खत्म नहीं किया है, समझाऊंगा पूरा। समझाते हैं, फटाफट लिखो पहले इसको। छाप लिया? 2 पॉइंट्स वापस समझाते हैं बेटा। देखो इसने क्या बोला कि जैसे मैं पिछले वाले एग्जांपल में आपको बता रहा था कि यार ये इमिट तो कर रहा है, ये एनर्जी इमिट कर रहा है, बट ये किसके फॉर्म में करेगा? वेव्स के फॉर्म में। अच्छा, वेव्स के फॉर्म में करेगा तो सबका वेवलेंथ होगा, हाँ, तो अलग अलग वेवलेंथ के अलग अलग रेडिएशन इमिट करेगा, बट ओवरऑल तो इमिट ही कर रहा। तो आपने क्या किया, एक स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर डिफाइन किया, जो कि है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के टोटल एनर्जी कितनी हुई। जैसे ये जो λ1 है, ये क्या हुआ, सॉरी E1, λ1 वेवलेंथ कैरी करके जितने भी ब्लैक वाली वेव्स है उन सबकी एनर्जी हुई E1। ग्रीन वाली वेव्स है, इन सबका लैम्डा है λ2, इन सबकी एनर्जी कितनी हुई, E2। ठीक है, मैं ऐसे टोटल बता रहा हूं कि भाई ये सबका लैम्डा का जो एनर्जी आया, रेडिएशन आया, उन सबका एनर्जी, ये λ3 वालों का। अब टोटल एनर्जी निकालना है तो E1 प्लस E2 करना पड़ेगा। ठीक है, सो अपन ने यही चीज की, अपन ने बोला कि यार जो भी एरिया है, एरिया अंडर ई लैम्डा और डी लैम्डा, इनका एरिया करोगे इंटीग्रेट करके तो आपको टोटल एनर्जी मिलेगा। बहुत बढ़िया। ठीक है,
अच्छा, मैंने बोला कि यार ये जो वेवलेंथ है ना, लेट से एग्जांपल के तौर पे ये 100 है, ये 120 है, और ये जो है लेट से 300 है, मिडल वाला। यहाँ पे फिर 1000 हो गया, यहाँ पे फिर 2000। तो 2000 जितना वेवलेंथ बढ़ा या जितना छोटा है, 50 है, 100 है, जो एनर्जी इमिट हो रही है फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग वेवलेंथ इज स्मॉल। बहुत बड़े बड़े वेवलेंथ अगर आप काउंट करोगे, इधर जाओगे तो एक ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, एक मैक्सिमा यहाँ आता है, इधर भी लो मार रहा है, इस साइड भी लो मार रहा है। तो कम वेवलेंथ छोटी वेवलेंथ पे भी और बड़ी वेवलेंथ पे भी एनर्जी इसकी कम होती जाएगी। द एनर्जी इमिटेड इज स्मॉल फॉर वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग वेवलेंथ। द एनर्जी इज स्मॉल फॉर वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, आपने ये तो किया था, एनर्जी जो इमिट होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी इमिटेड आउट जो क्यू इमिटेड होती है वो बॉडी के टेम्परेचर के पावर 4 से प्रोपोर्शनल होती है। तो इसने एकदम सिंपल सी चीज बोली कि हायर हायर इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी higher is the area under curve, that is more emissive power। देखिए एकदम बेसिक है, जितना टेम्परेचर हाई होगा उतना एरिया ज्यादा होगा और उतना बॉडी क्या करेगा, ज्यादा पावर इमिट करेगा। ये भी पॉइंट क्लियर है। ग्राफ पे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता। फिर एक और देखो, फॉर अ गिवन टेम्परेचर there is a particular, for a given temperature there is a particular wavelength, there is a particular wavelength lambda m for which the energy emitted is maximum। गिवन टेम्परेचर के लिए एक ऐसा वेवलेंथ है लैम्डा एम जिसके लिए एनर्जी इमिटेड सबसे मैक्सिमम है। यही तो क्या, ये मैक्सिमम है, ये लैम्डा एम पे एनर्जी सबसे ज्यादा इमिटेड है। लास्ट, as temperature increases, as temperature increases, ये लिख लेंगे, the graph shifts to the left। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। ये मैं आपको ग्राफ बना के बता, टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्राफ लेफ्ट की तरफ बढ़ता है। ये अभी जस्ट अपन देखेंगे, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है ये, इसको बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स, भाई साहब पांच पांच डेफिनेशन है, फटाफट कर लो। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा इमिसिव पावर। एक गिवन टेम्परेचर के लिए एक लैम्डा एम होता है जिसमें एनर्जी इमिटेड मैक्सिमम होती है। फिर एक बोला कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्राफ लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ा तो एरिया अंडर द कर्व भी बढ़ेगा। जिंदी जिंदी स्टेटमेंट्स है, घर पे रिवाइज करना, समझ में आ जाएंगे सब।
वीन्स डिस्प्लेसमेंट बता देता हूँ, फिर ये चीज क्लियर हो जाएगी। छाप लो फटाफट, छाप लिया तो डन लिखो, थम्स अप दो। 2-3 बच्चों का, श्रेया, मृदुल, यश, ध्रुवी, हर्ष, जो 5 पॉइंट्स बताए गए हैं उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट विल गिव यू द एरिया अंडर डी लैम्डा और लैम्डा वाले का टोटल इमिसिव पावर, ठीक है। फिर बोले एनर्जी जो है शॉर्ट और लॉन्ग वेवलेंथ के लिए क्या होती है, कम होती है, ठीक है। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा एरिया अंडर द कर्व। फिर बोला एक लैम्डा एम एग्जिस्ट करता है जिसका एनर्जी मैक्सिमम, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, ये बताऊंगा। अभी अपन देखे हैं वीन्स वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है कि देखिए ये ई लैम्डा था ना, ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ था, और यहाँ पे मेरे को एक मैक्सिमम लैम्डा एम मिला, यहाँ पे मेरे को एक मैक्सिमम लैम्डा एम मिला। तो वीन्स ने क्या बोला, जो मैक्सिमम लैम्डा है ना जिसपे एनर्जी मैक्स आती है, उसको और बॉडी के टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट है। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज टी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज कैपिटल टी। तो लैम्डा एम into capital T is a constant. Lambda m into capital T is a constant. यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, lambda m into T is B, where B is Wien's constant. Wien's constant, ठीक है। इसकी वैल्यू आप 0.28 तक होती है, अब 29 ऐसा ले लेंगे। ये बी की वैल्यू है, आपको बी की वैल्यू दी रहेगी, कभी 0.285 ऐसा भी कुछ दे सकता है। हो गया आयुष। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोला कि जहां पे ये कर्व का मैक्सिमा आता है वो लैम्डा और बॉडी का टेम्परेचर का लैम्डा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा का क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा, ये तो कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर बढ़ा टी बढ़ा तो लैम्डा एम क्या होगा, लैम्डा एम वेवलेंथ है, टेम्परेचर टी टेम्परेचर है, टी टेम्परेचर है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अगर लैम्डा सॉरी टी बढ़ता है तो लैम्डा एम डिक्रीज करता है। तो यही था कि अगर आप लैम्डा एम डिक्रीज मारेगा मतलब पीछे जाएगा, तो यही चीज बोली थी। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द ग्राफ शिफ्ट टू द लेफ्ट, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द ग्राफ शिफ्ट टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ कब शिफ्ट होगा, जब लैम्डा एम छोटा होगा।
देखो भाई, किसी का रह गया तो छाप लो। यूएम के, और कौन से लास्ट में? अरे ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अरे दिस इज सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर। सेंटीमीटर केल्विन, सेंटीमीटर केल्विन। अरे ये लैम्डा, ये टेम्परेचर, ये लैम्डा, ये टेम्परेचर, लैम्डा को सेंटीमीटर में और टेम्परेचर को केल्विन। दिस इज सेंटीमीटर केल्विन। ठीक, अच्छा आप देखिएगा, ग्राफ में बता रहा हूं, ये छाप लिया। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस पे। ओके निकुंज, अक्षय, बस यार ये थ्योरी है, इस वाले पार्ट में थोड़ी सी थ्योरी है। अब थ्योरी खत्म, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे अपन। थ्योरी खत्म, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी था थोड़ा सा, ये सब ग्राफ, ग्राफ उसके पॉइंट्स, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर क्या है, एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है, ये सब थ्योरी था। अब इस पे जरा ये क्वेश्चन देखो जो एक बार आया हुआ है। ये टेम्परेचर T3, ये टेम्परेचर इस बॉडी का है T1, इस बॉडी का है टेम्परेचर T2। बताओ किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा? T1, T2, T3, किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा? ऑर्डर बताओ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर, सभी लोग ट्राई करो। प्रियांशु का सही है, कबीरा का सही है। ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑर्डर। पूरव का सही है, श्रेया, सार्थक, वेद, ध्रुवी। देखो बेटा क्या बताया इसने, इसने बोला कि अगर, देखो पॉइंट था ना रेडिएशन का, फॉर अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द ग्राफ शिफ्ट टू द लेफ्ट। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। इसका जो है दिस इज लैम्डा 2, इसका पीक जो है दिस इज लैम्डा 1, और इसका पीक जो है दैट इज लैम्डा 3। तो जो सबसे ज्यादा लेफ्ट में होगा, जो सबसे ज्यादा लेफ्ट में होगा बेटा, जो सबसे ज्यादा लेफ्ट में है उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। मैं ये बोल सकता हूं लैम्डा 2 से बड़ा लैम्डा 1 है, फिर लैम्डा 3 है। ये मैक्स वैल्यूज है उनकी टेम्परेचर्स की, सॉरी लैम्डा की, और ये ऐसा रिलेशन, जो जितना लेफ्ट में होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा, उसका एरिया सबसे ज्यादा। मोर द टेम्परेचर, मोर इज द एरिया अंडर द कर्व। मोर इज टेम्परेचर, मोर इज एरिया अंडर कर्व। मोर इज द टेम्परेचर, मोर इज द एरिया अंडर द कर्व। कई बार सबको चमक गई।
ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको ग्राफ दिया हुआ था ई लैम्डा स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर वर्सेस लैम्डा, और आपसे पूछा था कि कमेंट कि करेक्ट रिलेशन क्या है, लैम्डा में करेक्ट रिलेशन क्या है और टेम्परेचर्स में क्या करेक्ट रिलेशन है। हो गया यहाँ तक? नई चीजें थी, कई लोगों के ऊपर से गई। ठीक, ओके। अब एक क्वेश्चन और, क्या दिया हुआ है, फाइंड टेम्परेचर ऑफ द सन। अपना जो सूरज है उसका टेम्परेचर बताना है। इफ लैम्डा एम इज दिस मच नैनोमीटर एंड बी का वैल्यू है 0.29 सेंटीमीटर केल्विन, आपको सन का, सूरज का टेम्परेचर निकालना है, अप्रॉक्स निकालना है। अप्रॉक्स कितना सरफेस एरिया पे, अगर लैम्डा एम जो है, जो मैक्सिमम जिसमें स्पेक्ट्रल एनर्जी मिलती है, दैट इज 490 नैनोमीटर्स। डी दे दिया, सिंपल सा इक्वेशन है, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल्स टू स्मॉल वी। जरा सर्च करो, मैं कैलकुलेटर को लगाओ, किसी को काम पे लगाओ, आंसर आ ही जाएगा। अरे वाह, सबका आ गया। अप्रॉक्स निकालना था, वेरी गुड। कशिश वापस करो, बाकी जनता का सभी का सही। अप्रॉक्स आना है, कैलकुलेटर से करो, बी की वैल्यू दे रखी, यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेना। ओके, निकालो आंसर निकालो, मेजॉरिटी जनता का सही आ रहा है। सूरज का टेम्परेचर निकालना है अपने को सरफेस पे, तो इस मेथड से निकल जाएगा, मींस डिस्प्लेसमेंट। अपन रेडिएशन तो देख सकते हैं सूरज से, और सूरज से अगर रेडिएशन देख सकते हैं, उसमें देखा कि भाई यार कौन सी रेडिएशन ऐसी है जिसमें एनर्जी सबसे ज्यादा ट्रांसफर हो रही, तो देखा कि यार ये 490 नैनोमीटर वाला है, सबसे ज्यादा एनर्जी कैरी कर रहा है।
तो अपन ने लिखा टेम्परेचर इज बी बाय लैम्डा एम. व्हाट इज बी? 0.29 centimeter Kelvin. What is lambda m? This is 490 nanometer. अरे नैनोमीटर कितनी पावर होता था? नैनोमीटर कितनी पावर होता था? 10 to the power माइनस 9 मीटर. अच्छा ये सेंटीमीटर में है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लूं क्या? 0.29 into 10 to the power -2 मीटर. This is 490 10 to the power -9. ठीक है, डिवाइड मार दो. अप्रोक्स कुछ 5.91 ऐसा कुछ आता है. पता नहीं, सही है. अप्रोक्सीमेट और अप्रोक्सीमेट. कभी कोई क्वेश्चन दे देगा कि सूरज का सरफेस एरिया पे टेम्परेचर कितना है, तो वो बोलेगा 3000, 12000, 6000, 9000. तो अप्रोक्सीमेट आंसर 6000 के राउंड होगा. ठीक है, तो जो भी ऑप्शन दिया है उस पर डिपेंड करेगा. अप्रोक्सीमेट 6000 है, अपने डेटा लिया, उसके बिहाफ पे ये चीज आई. अप्रोक्सीमेट मैंने निकाल. इतना क्लियर है सभी को? ये बात चमक रही? लैम्डा के बीच में रिलेशन पता चल गया, लैम्डा और टी के बारे में. और एनर्जी तो आपको पता ही है. क्लियर इतना? ओके, तो आप 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए. 15 मिनट के बाद में कुछ खा पी लीजिए. और जिसका पास में समय है, अभी देखो एक तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बाकी रह गया, थोड़ा सा ब्लैक बॉडी डिस्कस करना है. अगर ये हो गया है तो आप लोग एक्सरसाइज 1 जो है, एक्सरसाइज 1 उसके क्वेश्चन 23 से अटेम्प्ट करना लग जाए. एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 23 से अटेम्प्ट करें. अपन 10:55 पे वापस मिलते हैं. ठीक है, फिजिक्स के साथ ही मिलते हैं 10:55 पे. ठीक है, 10:55 पे वापस मिलते हैं. और जिसके पास समय रह जाए वो लोग सॉल्व करें इसको. ठीक है, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं. मीटिंग लीव कर सकते हैं. 15 मिनट में मिलते हैं.